कौन रोक सका है उसको अपनी मंजिल को पाने को, जिसके इरादे अटल हो, मजबूत हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, आज उसका है दूसरा भाग। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने संस्कृत से लेकर हिंदी तक आते आते जो कालखंड रहा, उसकी जो समयावधि रही, उसको हमने देखा था। यूँ कहें कि बेसिक ढांचा देखा था। आज हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। यहाँ से भी कई बार है जो सवाल पूछ लिया जाता है और अक्सर पूछा जाता है यहीं से सवाल। देखिए, हम बात करते हैं आज। वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। देखिए, आज हम थोड़ा सा और विस्तार लेते हैं। तो अपभ्रंश की जो अपने है क्षेत्रीय भाषाएं, अपभ्रंश की क्या क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, उनसे हिंदी का उद्भव आगे कैसे बढ़ता है। क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का क्या होता है, आगे उद्भव होता है, विकास होता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी है, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय आगे भाषाएं हैं, उनमें सबसे पहले आती है शौरसेनी अपभ्रंश। एक नाम ये मिलता है हमें देखने को, शौरसेनी अपभ्रंश देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है मागधी। मागधी अपभ्रंश देखने को मिलता है। तीसरा आता है यहाँ पर अर्धमागधी। तीसरा क्या आता है, अर्धमागधी आता है। आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। देखिए, ये ब्राचड़ भी आता है, पैशाची भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे अक्सर जो सवाल पूछा जाता है, जो विशेष तौर से जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, वो है अपने शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां, इसकी हम विस्तार से है जो जानकारी लेंगे, और यहाँ से अक्सर जो सवाल है जो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक तरफ तो होगी अपने उपभाषाएं और दूसरी तरफ होगी उनकी बोलियां। यहीं से सवाल है जो बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये किसकी उपभाषाएं और बोलियां हैं? यह है शौरसेनी, आप लिख लीजिएगा, शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा एवं बोलियां। ठीक है, शौरसेनी उपभ्रंश की उपभाषा एवं बोलियां। पहली उपभाषा है शौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी। कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। पहले उपभाषाओं को देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी है। अब पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है? खड़ी बोली आ जाती है। और खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाए निम्न में से पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है पश्चिमी हिंदी की भी आपको याद होनी चाहिए, बाकी की हम आगे जो चर्चा करेंगे वो भी आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रज भाषा है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, और शौरसेनी अपभ्रंश की ये क्या है? उपभाषाएं। इधर पश्चिमी हिंदी क्या है? उपभाषा है। और पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इसकी जो बोलियां हैं वो है ये खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कह सकते हैं, ब्रिज भाषा, बूंदेली, अगली है हरियाणवी। हरियाणवी, हरियाणवी का क्या कहा जाता है? बांगरू भी कहा जाता है। ये भी आप नाम ध्यान में रखना, बांगरू भी विकल्प में आ सकता है, हरियाणवी को बांगरू भी।
और अगली है कन्नौजी, कन्नौज क्षेत्र की। ठीक है, तो खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, बूंदेली, हरियाणवी या बांगरू और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। दूसरी जो उपभाषा आती है सोर्स यानी अपभ्रंश की, वो आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में देखिए साहब, अवधी आती है। कौन सी बोली आती है? अवधी आ गई। दूसरी बघेली आ गई और छत्तीसगढ़ी, ये अपने छत्तीसगढ़ी आ गई। तो अवध में बाघ 36, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवध में बाघ कितने? 36 हैं साहब। तीसरी जो उपभाषा आती है वो आती है अपने राजस्थानी। यहीं से सवाल बनेगा अगर सेकंड ग्रेड में यहाँ सवाल बना तो। राजस्थानी में देखिए मारवाड़ी है, मारवाड़ी बोली हो गई। अगली क्या हो गई? जयपुरी। अगली क्या हो गई? मेवाती। अगली क्या हो गई? मालवी। इनका अलग अलग जो क्षेत्र है उसको भी हम थोड़ा आगे विस्तार से देखेंगे। पहले नाम तो आपको याद होने ही आवश्यक है। चौथी जो उपभाषा है वो है पहाड़ी। पहाड़ी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी हो गई और मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी बोली हो गई। बिहारी की हम बात करें, पांचवा और आखिरी उपभाषा है शोर श्रेणी की बिहारी। तो बिहारी की उपबोलियों में देखें, बिहारी की बोलियों में देखें, बिहारी उपभाषा की, तो मैथिली, बिहार में आपको पता है मैथिली बोली जाती है। और मैथिली ठाकुर जो है सिंगर है, अयाची वगैरह, उनके आप वीडियो वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बोलियां हैं साहब बिहारी उपभाषा की। तो देख लीजिए, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। शोर श्रेणी अपभ्रंश है, इसकी उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और उपभाषाओं में देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली, कोरवी कह सकते हैं, ब्रजभाषा, बूंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी हो गया। पूर्वी हिंदी में अवध में बाघ कितने? 36। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। और बिहार में मैथिल, मगही, भोजपुरी। मैथिल, मगही, भोजपुरी, ये हो गई अपनी। अब हम देखते हैं तो इनका थोड़ा सा विस्तार देखते हैं, एक एक का। जो इधर बोलियां हैं ना, ये इनका एक एक का विस्तार देखते हैं, क्या कुछ किस क्षेत्र में बोली जाती है, क्या कुछ विशेषताएं। देखिए, चलिए तो साहब सबसे पहले ले लेते हैं क्या? खड़ी बोली को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या? खड़ी बोली, जिसको क्या बोला जाता है बताइए। देखें, साथ साथ में आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए। खड़ी बोली यानी कि कोरवी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना साथियों, ताकि और साथियों की भी मदद हो सके। मेरा प्रयास कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊँ। लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जो अपनी खड़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनमें क्या प्रथम स्थान रखती है? प्रथम स्थान रखती है खड़ी बोली का है। ठीक है, इसका है। और प्राचीन काल में
हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहा जाता है। अब इसको कौरवी क्यों कहा जाता है? प्राचीन काल में क्या था, मैं आपको नोट्स के रूप में लिखूँ। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में, प्राचीन काल में क्या, हस्तिनापुर में क्या था, कौरव वंश का शासन था। ठीक है बात। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। आगे बात समझें। देखिए अब हम बात करें तो दिल्ली आ जाता है, गाज़ियाबाद आ जाता है, साथ साथ लिखते जाना, ये सारी चीज़ें काम की है। गाज़ियाबाद आ जाता है, देहरादून आ जाता है, और मुरादाबाद आ जाता है, मुरादाबाद। वहीं आपके सहारनपुर आ जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र में ये जो है बहुत प्रचलित बोली रही है। दिल्ली के, गाज़ियाबाद के, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास में बहुत प्रचलित रही है कौन सी? खड़ी बोली। आ गई बात समझ में। और इसमें क्या, लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि की रचनाएं हुई है। किसमें? खड़ी बोली के अंदर अपने लोक नाटकों की, कहानियों की, लोक काव्यों की, गीतों की आदि की रचना हुई है। और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, किस में लिखी जाने लगी ये? देवनागरी लिपि में। पूछा जा सकता है कौन सी लिपि कौन सी बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ, देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्यकाल में आते आते ये जो खड़ी बोली है, मध्यकाल में आते आते क्या हुआ, इसमें अरबी के, वहीं फारसी के ये शब्द है जो क्या होने लगे, सम्मिलित होने लगे। ये सब सम्मिलित होने लगे तो फिर इसको क्या कहा जाने लगा? इसको कहा जाने लगा हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नाम से ये प्रचलित हो गई। अब इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब तक अरबी और फारसी के जो शब्द हैं इसमें शामिल नहीं हुए थे, तब तक तो ये खड़ी बोली हिंदी और कौरवी प्रचलित रही। लेकिन मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के लोग यहाँ पर आते कि अरबी फारसी के शब्द है जो समाहित होने लगे, तब ये हिंदुस्तानी कहलाने लगी, हिंदुस्तानी ज़बान कहलाने लगी। आज़ादी से पहले आप देखोगे तो क्या कहा जाने लगा था कि हिंदुस्तानी ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान कि सबकी ज़बान, हिंदू मुसलमानों की कौन सी ज़बान थी? हिंदुस्तानी ज़बान थी, क्योंकि उसमें खड़ी बोली हिंदी वाले शब्द भी थे और अरबी फारसी के शब्द भी शामिल थे। तब ये क्या कहा जाने लगा, इसको हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। तो यह भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली के अंदर मध्यकाल में अरबी फारसी शब्दों के शामिल होने के बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लगा? तो हिंदुस्तानी ज़बान के नाम से या हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाने लगा। ये सवाल भी यहाँ से बन सकता है। तो कहाँ से क्या सवाल बन सकता है वो भी आपको मैं बताते चलूँगा। और आपको ये मेरी कक्षाएं कैसी लगती है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, और इसमें क्या, संस्कृत की जो तत्सम शब्दावली है उसका भी बाहुल्य देखने को मिलता है खड़ी बोली में। वहीं ये ठेठ जो हिंदी है, ठेठ जो हिंदी है उसके सबसे निकट की बोली है। ठेठ हिंदी के सबसे निकट की बोली है, निकट की बोली है। ये सवाल भी यहाँ से बन सकता है। पूछ लिया जाए कि जो शोरसेनी परिवार है उसके अंदर ठेठ हिंदी के सबसे निकट की बोली कौन सी है, तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी आपकी। ठेठ हिंदी के सबसे निकट की बोली की बात आ जाए तो ये हो जाएगी। और वर्तमान में हिंदी जो काव्य है वो इसी खड़ी बोली में लिखा जा रहा है। वर्तमान का जितना भी काव्य ग्रंथ वगैरह, लेखन वगैरह किस में होता है? खड़ी बोली में हो रहा है। तो ये विवरण था किसका? खड़ी बोली का। इसके बाद में देखते हैं अगली बोली हरियाणवी। दूसरी क्या आ जाती है? हरियाणवी। ठीक है मामला। और हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हरियाणवी कहा जाता है। तो हरियाणवी कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा के आसपास। ठीक है,
हरियाणा प्रदेश की ये बोली होने के कारण इसको हरियाणवी है जो कहा जाता है। और ये चंडीगढ़ के आसपास, जैसे कि हम बात करें चंडीगढ़ के आसपास, जिसमें पटियाला हो गया, जिसमें क्या हो गया, पटियाला हो गया, अंबाला हो गया, पटियाला, अंबाला हो गया, हिसार व रोहतक। ठीक है मामला। चंडीगढ़ के आसपास का क्षेत्र पटियाला, अंबाला, हिसार, रोहतक इस क्षेत्र में बोली जाती है। और कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी सामने आता है। पंजाबी भाषा के शब्द भी इसमें देखने को हमें मिलते हैं, क्योंकि ये पंजाब के निकट है, इसी वजह से आ सकते हैं। और यहाँ के लोक साहित्य में बहुत प्रचलित है, आपने माफ़ कीजिएगा, हरियाणवी में कई सारे गाने वगैरह, रागें वगैरह सुनी होगी। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो ये हरियाणवी है, इसको ग्रामीण क्षेत्र में क्या, किस नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बांगरू। यहाँ से भी सवाल बन सकता है सीधा सा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि हरियाणवी बोली को ग्रामीण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। हरियाणवी बोली को ग्रामीण क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो बांगरू के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सवाल बन सकता है। तीसरी आती है कन्नौजी। तीसरी बोली है कन्नौजी। कन्नौजी की बात करते हैं तो कन्नौजी जो है कानपुर के आसपास का जो क्षेत्र है कन्नौज प्रदेश कहलाता है। कानपुर के आसपास का क्षेत्र क्या है, कन्नौज प्रदेश कहलाता है। और इसका प्रभाव कानपुर, इटावा, कह सकते हैं पीलीभीत, आगे हम कह सकते हैं कि शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद और हरदोई, इन क्षेत्रों के अंदर ये जो कन्नौजी है बोली जाती है। और ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का जो लहजा है होने के कारण इसको ब्रज जैसे भी समझा जाता है। थोड़ा बहुत जो लहजा है इसका ब्रज भाषा के जैसा है। ठीक है मामला। लेकिन ये ब्रज भाषा से क्या है, भिन्न है, अलग है थोड़ी। यहाँ पर कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य है। इस क्षेत्र में क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप, कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का क्या है, बाहुल्य देखने को मिलता है। और इसीलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। तो इसको कन्नौजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य मिलता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कन्नौजी है जो कहा जाता है। तो दो कारण हो गए कन्नौजी के, कन्नौज प्रदेश के आसपास क्षेत्र के होने की वजह से, और दूसरा यहाँ पर कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य देखने को मिलता है, तभी इसको कन्नौजी भी कहते हैं। तो दो रीजन हो गए इसको कन्नौजी कहने के। अगली जो आती है अपनी, वो आती है ब्रज भाषा। अगली कौन सी आती है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपको पता ही है, ब्रज मंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है, कहाँ की भाषा होने के कारण, मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ब्रज भाषा कहा जाता है। और शौर सेनी जो अपभ्रंश है उसका मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि जो शूरसेन प्रदेश की ये प्रमुख बोली रही है। आगे मामला आपको पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा है जो किस प्रदेश की प्रमुख बोली रही है, तो शूरसेन प्रदेश की। किस प्रदेश की, शूरसेन प्रदेश की प्रमुख बोली रही है कौन सी, ब्रज भाषा। यहाँ तक मामला ठीक है। इसके क्षेत्र की हम बात करें, ब्रज भाषा के क्षेत्र पूछा जा सकता है, किस किस क्षेत्र में, निम्न में किस क्षेत्र में ब्रज भाषा पूछ लिया जाए कि निम्न में से ब्रज भाषा किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती। तो आपको क्षेत्र भी थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। तो इसका जो क्षेत्र है आगरा हो गया, यहाँ पर आगे हम देखें तो अलीगढ़ हो गया,
और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बरेली, मथुरा और झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, सुना ही होगा। मथुरा, एटा, मैनपुरी, माफ़ कीजिएगा, मैनपुरी और धौलपुर, भरतपुर, यहाँ पर भी देखने को मिलता है धौलपुर, भरतपुर। तो ये इसका क्षेत्र है। ठीक है मामला। तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और भरतपुर। और हिंदी जगत में आप देखो तो ब्रज साहित्य का जो बोलबाला है वो बड़ा ही रहा है और लोकप्रिय भी रही है ये, जिसमें ब्रज के अंदर अगर हम पूछ ले जाए कि निम्न में से किन रचनाकारों ने ब्रज में रचना की थी, तो उनमें सूरदास का नाम आता है। रचनाकारों की बात करें ब्रज को लोकप्रिय जन जन तक पहुंचाने के लिए, सूरदास ने इसमें रचना की है, नंददास ने की है, केशव ने की है। इनकी आगे रचनाओं को भी हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास में। बिहारी ने की है, वहीं पद्माकर ने भी की है और घनानंद ने भी की है, देव ने की है, अष्टछाप ने की है। तो इनकी रचनाएं जो ब्रज भाषा से मंडित ब्रज भाषा में देखने को मिलती है, मन को मोहन लेने वाली है, मीठी बोली है ये। ठीक है मामला यहाँ तक। आगे देखिए 5 नंबर पे हम देखते हैं बूंदेली को। 5वीं जो आती है वो आएगी अपने बूंदेली। बूंदेली की हम बात करते हैं। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो हम इसको थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि एक पार्ट और बना देंगे इसका, ताकि आप भी बोर नहीं हो और चीज़ें हैं जो हम आराम से अच्छे से कर पाएँ। बूंदेली की बात करते हैं तो बूंदेली की साथियों बूंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बूंदेली कहते हैं। कहाँ की बोली होने के कारण? बुंदेलखंड की बोली होने के कारण। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बूंदेली कहा जाता है। और इसका जो प्रदेश है, इसके क्षेत्र की हम बात करें, तो क्षेत्र जरूर आप ध्यान में रखिएगा मोटा मोटा। ओरछा आ जाता है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। और झांसी, आगे हम बात करें तो छतरपुर आ जाता है, सागर, ग्वालियर आ जाता है आगे। वहीं आगे हम देखें इसके क्षेत्र में तो ग्वालियर के बाद में होशंगाबाद, आगे हम देखें तो हमीरपुर आ जाता है। तो ये इसका क्षेत्र है। ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर। ठीक है मामला। अब बूंदेली में आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, बूंदेली के अंदर ही एक रचना हुई थी और बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई थी। कई बार सवाल पूछा गया है इसके बारे में और पूछा जा सकता है कि ये आला जो खंड है, आला खंड आपने सुना होगा, इसके रचनाकार कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। तो पूछा जा सकता है आला खंड जो है किस बोली में रचित है? तो ये बूंदेली में रचित है। इसकी जो ओजस्वी शैली है मन में जोश भर देती है और आला की शब्दावली बूंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, बूंदेली में लिखी गई। और आला खंड किसकी कृति है कमेंट करके बताइएगा। एक और देख लेते हैं हम, छठी बोली, फिर अगली जो बोलियां हैं अगले पार्ट में हम देखेंगे। देखिए छठी में हम ले लेते हैं अवधी बोली को ले लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में पहले तो हमने, अब पूछ लीजिए पश्चिमी हिंदी की बोलियों में, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में तो सबसे पहला स्थान किसका आता है? सबसे पहले क्या देखा था हमने? खड़ी बोली। तो पश्चिम हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान आता है खड़ी बोली का। ये चीज़ें नोट करने वाली है। और पूर्वी हिंदी की बोलियों में हम बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है अवधी का। तो लिख लीजिए आप, पूर्वी हिंदी की बोलियों में हम बात करें बोलियों में तो प्रथम जो स्थान आता है, प्रथम स्थान किसका है? अवधी का है। प्रथम स्थान किसका है? अवधी का आता है। ठीक है मामला यहाँ तक।
और ये अयोध्या के आसपास बोली जाती है, इसी वजह से इसको अवधि कहा जाता है। तो अयोध्या का वर्तमान नाम क्या है? अवध प्रदेश, या अयोध्या भी कहते हैं, अवध प्रदेश भी कहते हैं। तो अयोध्या के आसपास क्षेत्र की बात कर ली जाए तो क्या? अयोध्या के आसपास, जिसमें हम देख लीजिए आगे, अयोध्या हो गया, और आपके इसके साथ ही हो गया अयोध्या के सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया। इसके साथ में आप देख लीजिए प्रतापगढ़ हो गया, और सीतापुर हो गया, फैजाबाद हो गया। आगे साथ ही साथ आप देख सकते हैं बाराबंकी, बाराबंकी। इन क्षेत्रों के अंदर ये जो अवधि है बोली जाती है, इसका क्षेत्र है, प्रदेश है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। तुलसी और जायसी, ये भी पूछा जा सकता है। अवधि के प्रसिद्ध कवियों में कौन गिने जाते हैं? तुलसी और जायसी। इन्होंने बड़ी रचनाएं की है अवधि के अंदर। जब हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसी को देखेंगे हम, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अवधि में कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की है। ठीक है मामला। और इसके साथ साथ ही सूफी कवियों ने भी अवधि में रचनाएं की है। किसने? सूफी जो कवि हुए हैं उन्होंने भी अवधि के अंदर रचनाएं की है, जैसे कि मुल्ला दाऊद की चंदायन, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मुल्ला पूछा जा सकता है किसकी रचनाएं है? मुल्ला दाऊद की क्या है? चंदायन। किस में है? अवधि में है। ठीक है। कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती व जायसी की पद्मावती, ये रचनाएं अवधि में रची गई है। कुतुबन की कौन सी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन। कुतुबन की हो गई अपने मृगावती। ठीक है। और आगे हम देखें तो मंझन की मधुमालती। ये रचनाएं कई बार पूछी गई, कई बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर और नेट के अंदर भी कई बार पूछी गई है। मधुमालती और जायसी के अपने क्या है? जायसी क्या हो जाएगी? पद्मावत हो जाएगी। ठीक है। ये रचनाएं कई बार पूछी गई है और ये अवधि की रचनाएं हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूं मैं। अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनसे हिंदी का विकास हुआ, उसमें शॉर्टसेन अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, और विशेष तौर से जो परीक्षा में अपने आएगा, शॉर्टसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियों को देखा। उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, माफ़ कीजिएगा राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी देखा। उसके बाद में हमने बोलियां प्रारंभ की, जिसमें खड़ी बोली कर ली हमने, हरियाणवी कर ली, कन्नौजी कर ली, ब्रज भाषा कर ली और बूंदेली कर ली, और उसके आखिर में कर ली 6 नंबर अवधि कर ली। इसके आगे की जो बोलियां हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया अभी तक, शेयर करना है सभी ग्रुप में, फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाना है, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है, बेल घंटे को क्लिक करके, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे उतनी ही ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी, और ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है और साथ ही साथ दूसरों की मदद करता है। जय हिंद। फिर मिलता हूँ इसके तीसरे भाग के अंदर।